Okay, good morning students. Let us start with next result. What does this result says? If a function f is integrable on closed interval ab and capital F of x is integral a to x f dt where x lies between a and b. तो कैपिटल F स्मॉल f की इंटीग्रेशन है a से लेकर x तक और x इज सम पॉइंट लाइंग बिटवीन a एंड b. a से b तक फंक्शन हमें पूरा इंटीग्रेबल दिया ही गया है. हम a से b तक ना करके a से लेके किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट x तक उसको कैलकुलेट कर रहे हैं एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ x. ठीक है. देन आई हैव टू प्रूव दैट f इज कॉन्टिन्यूस. कौन सा फंक्शन? कैपिटल F. Capital F is continuous on closed interval AB. Let us prove this result. देखो फंक्शन सबसे पहले इंटीग्रेबल है. इंटीग्रेबल है तो फंक्शन क्या हो गया? बाउंडेड. बाउंडेड है तो आई कैन फाइंड ए पॉजिटिव रियल नंबर k सच दैट mod of fx is less than equal to k for every x belonging to AB. स्टेप्स आपने याद कर लेने हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल होने की वजह से बाउंडेड है. राइट. अब मुझे कैपिटल F को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है तो मैं कैपिटल F को कॉन्टिन्यूस नहीं, आई विल प्रूव दैट कैपिटल F इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस और क्लोज इंटरवल AB. तो उसके लिए AB इंटरवल में हम कोई दो पॉइंट्स ले लेंगे x एंड y. x और y कोई दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ले लिए इंटरवल में. किस तरह से ले लिए कि a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू b. राइट. अब देखो कैपिटल F ऑफ x है इंटीग्रल a से लेकर x तक f dt. कैपिटल F ऑफ y क्या है? इंटीग्रल a टू y f dt. हम कैलकुलेट करें f ऑफ y माइनस f ऑफ x मॉड and we would like to make it less than epsilon. Let us do that. देखो f ऑफ y की वैल्यू पुट कर दी, f ऑफ x की वैल्यू भी पुट कर दी. अब अगर मैं इस माइनस साइन को प्लस बनाऊं तो यहाँ पर इंटीग्रल की लिमिट चेंज हो जाएंगी x से लेकर a तक. तो अब ये देखो सम बन गया. यहाँ इंटीग्रेंड सेम है f है और यहाँ आप करें x टू a टू y. अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये बनेगा इंटीग्रल x से लेकर y तक. इस चीज को आप इस तरह से भी समझ सकते हो. थ्योरेटिकली इट इज ओके. यहाँ देखो अगर मान लो यहाँ पर मेरा पॉइंट है, आपने कर्सर को देखना है ध्यान से. a से लेकर y तक इंटीग्रेट कर रहे हैं और रिमेंबर y इज ग्रेटर देन x. a मान लीजिए यहाँ पर है और y मान लीजिए इस लाइन के एंड पर है. हम इंटीग्रेट कर रहे हैं a से लेकर y तक और x पॉइंट y से कहीं पहले लेट अस सपोज यहाँ पर है. तो बट वी आर इंटीग्रेटिंग a टू y. उसमें से हम इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक का माइनस करें? a से लेकर x तक का. तो जब आप माइनस करोगे a से y तक इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल a टू x तो कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रल बच जाएगा? x से लेकर y तक का. तो बस वही हमने लिखा है. थ्योरेटिकली भी आप देख सकते हो, अगर करके देखना चाहो दिस इज हाउ वी डू. तो व्हाट आई गेट इज कि f ऑफ y माइनस f ऑफ x मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रल x टू y f dt. फिर देखो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी की थी that mod of the integral is less than equal to integral of mod. तो यहाँ पर x to y हो गया mod of f dt into dt mod. dt mod लिखने की वैसे बहुत ज़्यादा यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने लिया है y is greater than x, right? But let us generalize the case और यहाँ पर हम dt का भी क्या लिख रहे हैं? mod लिख रहे हैं. Fine. अगले स्टेप में हम क्या यूज करेंगे कि mod of f t is less than equal to k. हमने ऊपर लिखा था फंक्शन बाउंडेड है तो mod of fx is less than equal to k for every x belonging to closed interval ab. तो यहाँ मैंने ले लिया mod of f t is less than equal to k. k को हम इंटीग्रल साइन के बाहर ले गए. यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा, ध्यान रखना. ये स्टेप इस स्टेप के इक्वल है. अंदर मेरे पास क्या बच गया? इंटीग्रल x टू y मॉड dt. dt की इंटीग्रेशन t हो गई. लिमिट लगा के मेरे पास आ गया मॉड ऑफ y माइनस x. एंड बट आई वांट दैट दिस मॉड ऑफ y माइनस x इंटू k शुड बी लेस देन एप्सिलॉन. और ये एप्सिलॉन से छोटा होगा whenever y minus x mod is less than delta
और डेल्टा हम क्या लेंगे इस केस में, क्या बनेगा हमारा डेल्टा इस केस में, एप्सिलॉन बाय के। एंड दिस प्रूव्स द फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। और अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी ज़रूर होता है। एक बात नोटिस करो, आई हैव नॉट गिवन, यहाँ पर आपने एक चीज़ लिख लेनी है, वो यहाँ पर लिखी नहीं मैंने, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। जब भी हम कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी प्रूव करने जाते हैं बाय डेफिनेशन, तो वी ऑलवेज राइट दिस लाइन, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। तो यहाँ पर आप लिख लेना इस लाइन को, आई फॉरगॉट टू राइट दिस लाइन। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एफ ऑफ एक्स इज ए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस एंड देयरफॉर इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट सेज अगर फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी और कैपिटल एफ ऑफ एक्स फिर से हम डिफाइन कर रहे हैं इंटीग्रल a से लेकर x f dt। अब ये देखो, ये तो हमें पता ही है कि जब भी फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस होता है देन द फंक्शन इज इंटीग्रेबल, तो इसीलिए यहाँ पर इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं। तो अब इस केस में मुझे क्या प्रूव करना है, capital F is differentiable on closed interval AB and derivative of capital F is small f. At every point derivative of capital F will be small f. So let us prove this result. Simple one है फिर से। हम किसी एक पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो इंटरवल में हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया x0, और जब हमें डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे करना है, वही सारे स्टेप्स को हम लिखेंगे। फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट पे लिखी, वो हो गया इंटीग्रल ए से लेकर एक्स नॉट एफ टी डी टी। फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट प्लस एच पर लिखी, वो हो गया इंटीग्रल ए से एक्स नॉट प्लस एच एफ टी डी टी। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट क्या बन गया, इंटीग्रल ए से लेकर एक्स नॉट प्लस एच एफ टी डी टी माइनस इंटीग्रल ए टू एक्स नॉट एफ टी डी टी। और ये कहाँ से कहाँ तक बन जाएगा, जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में किया है, इट विल बिकम द इंटीग्रल फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एच। सेम मैनर में आप इसको डिस्कस कर सकते हो, राइट। अब ये देखो, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो गई। याद है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम की थी हमने लास्ट लेक्चर में। जब फंक्शन क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस है तो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो गई, और फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम कहती है देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी इज एफ ऑफ सी टाइम्स बी माइनस ए, क्योंकि फंक्शन ए से बी में कॉन्टिन्यूअस है। अब फंक्शन अगर ए से बी में कॉन्टिन्यूअस है तो एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच में भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस है तो वी कैन यूज दिस रिजल्ट। यहाँ पर हम रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक यूज करेंगे, एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच तक। क्या आ जाएगा मेरे पास कि इस इंटीग्रल की वैल्यू, कौन से इंटीग्रल की, एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच एफ डी टी की वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ द फंक्शन at some point in this interval, जिसको हमने यहाँ पर c लिखा है, x नॉट से x नॉट प्लस h के बीच में किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ इंटरवल, और इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, h। तो यहाँ पर हमने ये h लिखा है इंटरवल की लेंथ, और x नॉट से x नॉट प्लस h के बीच में अगर मुझे कोई पॉइंट लिखना होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, x नॉट प्लस थीटा h where theta lies between 0 and 1। अगर ये थीटा देखो 0 होगा तो यहाँ पर x नॉट बचेगा, अगर ये थीटा 1 होगा तो ये हुआ x नॉट प्लस h, और अदरवाइज अगर थीटा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो ये पॉइंट लाई करेगा इन बिटवीन x नॉट एंड x नॉट प्लस। ठीक है, तो क्या किया हमने, जल्दी से देख लो दोबारा से। अभी तक हमने x नॉट एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया इंटरवल में, फंक्शन कैपिटल एफ की वैल्यू एक्स नॉट पे लिखी, फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट प्लस एच पे लिखी, और दोनों को हमने माइनस कर दिया। माइनस करके हमारे पास बन गया इंटीग्रल एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच एफ डी टी। फिर इस पर हमने ये रिजल्ट यूज किया कि जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आई कैन यूज फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, और फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम से
ये इंटीग्रल हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे, एक्स नॉट प्लस थीटा एच पे, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ दिस इंटरवल विच इज एच। तो वो चीज हमने यहाँ पर लिख ली। अब देखो दोनों साइड्स को हम h से डिवाइड कर देंगे एंड विल टेक द लिमिट h गोज टू 0। जब आप ये लेंगे तो देखो इसे ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड पर ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है। अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है, दिस इज हाउ आई फाइंड लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट अपॉन h। तो ये तो f का डेरिवेटिव हो गया कैपिटल F का x नॉट पे। राइट हैंड साइड पर जब h 0 को अप्रोच करेगा ये टर्म 0, क्या रह गया, स्मॉल f ऑफ x नॉट। तो क्या आ गया, दो चीजें इकट्ठी प्रूव हो गई। एक कि कैपिटल F फंक्शन डिराइवेबल है क्योंकि उसकी वैल्यू मुझे मिल रही है डेरिवेटिव की, और दूसरी बात कैपिटल F का डेरिवेटिव किसके इक्वल है, स्मॉल f के। और यही दोनों बातें हमें प्रूव करनी थी, दोनों बातें यहाँ पर प्रूव। ठीक है, तो दिस वाज टू रिजल्ट्स। नेक्स्ट रिजल्ट है, सॉरी नेक्स्ट डेफिनेशन हम पहले करेंगे प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन। क्या डेफिनेशन है प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन की, अ फंक्शन कैपिटल F defined on closed interval AB is said to be primitive of a function small f defined on same interval if derivative of capital F, यहाँ मैंने ये f dash x लिखा हुआ है, if derivative of capital F is equal to small f for every x belonging to closed interval AB। हर जगह कैपिटल F का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, स्मॉल f के। ठीक है, तो इस चीज को आपने समझना है, कैपिटल F को हम स्मॉल f का प्रिमिटिव बोलेंगे अगर स्मॉल f का डेरिवेटिव किसके इक्वल हो, सॉरी कैपिटल F का डेरिवेटिव किसके इक्वल हो, स्मॉल f के। राइट, तो क्या यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि स्मॉल f को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो मुझे कैपिटल F मिलना चाहिए, कि कैपिटल F इज इंटीग्रल ऑफ स्मॉल f। तो विल से नो। और आगे हमने यही लिखा है कि अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल हो तो जरूरी नहीं है कि उसका प्रिमिटिव होगा, अगर किसी फंक्शन का प्रिमिटिव नहीं है तो जरूरी नहीं कि फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। राइट, सो लेट अस सी दैट, दोनों तरह के हम एग्जांपल्स को यहाँ पर करेंगे। पहले देखो, हमने एक फंक्शन लिया कैपिटल F ऑफ x, इंटरवल जिस पर डिफाइन किया है दैट इज क्लोज्ड इंटरवल 0 1। बट वी से कैपिटल F ऑफ x की डेफिनेशन मैंने ली x square sin 1 by x square if x is not 0 and it is 0 if x is equal to 0। ये फंक्शन आप चेक कर सकते हो, इट इज अ डिराइवेबल फंक्शन। इसका डेरिवेटिव लिखते हैं, कैपिटल F का डेरिवेटिव देखो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल से लिख रही हूँ मैं, x square का डेरिवेटिव 2x sin 1 by x square एज इट इज, फिर x स्क्वायर एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos 1 by x स्क्वायर, और 1 by x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 by x क्यूब। राइट, x स्क्वायर कट जाएगा तो अल्टीमेटली आई गेट दिस टर्म। फाइन, इफ x इज नॉन जीरो और x जीरो पर द डेरिवेटिव इज 0। यू कैन क्लियरली सी किसी भी पॉइंट पर इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर x जीरो को अप्रोच करेगा इवन देन इट विल नॉट गिव मी एनी प्रॉब्लम। राइट, तो कैपिटल F का डेरिवेटिव हर जगह किसके इक्वल है, स्मॉल f के इक्वल है। ठीक है, तो कैपिटल F स्मॉल f का क्या हो गया, प्रिमिटिव। लेकिन स्मॉल f फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है। क्यों इंटीग्रेबल नहीं है, अगर x जीरो को अप्रोच करेगा, इसको देखो ध्यान से, x जीरो को अप्रोच करेगा, यहाँ पर बनेगा साइन इन्फिनिटी, बट साइन की वैल्यू इट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। तो बट आई विल हैव that it is 0 into some value lying between -1 and +1। तो ये टर्म तो 0 हो गई, बट जो सेकेंड वाली टर्म है उसमें ये टर्म इन्फिनिटी है एंड दिस इज समथिंग lying between -1 and +1, तो दिस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो फंक्शन अनबाउंडेड हो गया। अगर फंक्शन अनबाउंडेड होता है तो वो फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो स्मॉल f फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है लेकिन इसके पास प्रिमिटिव है। अब इसका हम रिवर्स केस करेंगे कि फंक्शन इंटीग्रेबल है लेकिन उसका कोई प्रिमिटिव नहीं है। उसके लिए ये फंक्शन देखो, स्मॉल f ऑफ x मैंने लिया 4x स्क्वायर इफ x लाइज बिटवीन 0 एंड 1/2
and it is 8x if x lies between 1 by 2 and 1 और यहाँ पर x strictly greater than 1 by 2 है. तो you can see here कि फंक्शन 1 by 2 पे डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि लेफ्ट लिमिट 1 by 2 पे बनेगी 4 into 1 by 4 यानी 1 और राइट हैंड लिमिट बनेगी 8 into 1 by 2 यानी 4. तो ये फंक्शन एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है बट क्लियरली इट इज ए बाउंडेड फंक्शन. तो अगर फंक्शन बाउंडेड हो और फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो तो फंक्शन क्या होता है? इंटीग्रेबल. तो स्मॉल एफ इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन. लेकिन इसका कोई प्रिमिटिव नहीं है. क्यों नहीं है वो देखो आप. अगर मैं कैपिटल एफ डिफाइन करूं यहाँ पर तो कैपिटल एफ अगर होता तो इसकी इंटीग्रेशन ही होनी थी. इस चीज को समझ लो. अगर हम यहाँ पर कैपिटल एफ फाइंड आउट करते तो वो क्या होना चाहिए था? इसकी इंटीग्रेशन 0 से 1 by 2 में वो क्या बनेगी 4x³ by 3. इस चीज को अपने पास लिख लो कॉपी पे. यहाँ पर हमने एक्सप्लेन नहीं किया, इसको लिख लो तुम लोग. क्या बनेगा देखो. अगर कैपिटल एफ होता तो क्या होना चाहिए था? 0 से 1 by 2 में कैपिटल एफ होता 4x³ by 3 और 1 by 2 से 1 में कैपिटल एफ क्या होता? 8 into x² by 2 यानी 4x². दोबारा से देख लो. अगर कैपिटल एफ एग्जिस्ट करता, कॉपी पे लिखो अपनी, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता 4x³ by 3 कौन से इंटरवल में? 0 से 1 by 2 में. और 4x² होता कौन से इंटरवल में? 1 by 2 से 1 में. ठीक है. अब मुझे चेक करके बताओ कि क्या कैपिटल एफ फंक्शन जो बन रहा है वो 1 by 2 पे कॉन्टिन्यूस बनेगा? चेक करो. 0 से 1 by 2 में 4x³ by 3 और 1 by 2 से 1 में 4x². क्या ये फंक्शन 1 by 2 पे कॉन्टिन्यूस है? नो. अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो फंक्शन डिराइवेबल भी नहीं होता. तो कैपिटल एफ इज नॉट डिराइवेबल एट 1 by 2. अगर कैपिटल एफ 1 by 2 पर डिराइवेबल नहीं है तो कैपिटल एफ डैश इज नॉट इक्वल टू स्मॉल एफ एट एवरी पॉइंट. तो कैपिटल एफ स्मॉल एफ का परमिटिव नहीं बनेगा. तो इसलिए ये फंक्शन जो हमने अभी लिखा है ये इंटीग्रेबल तो है लेकिन इसके पास कोई परमिटिव नहीं है. तो क्या याद रखना है हमने कि अगर परमिटिव है तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन इंटीग्रेबल होगा एंड वाइस वर्सा. फाइन. चलिए नेक्स्ट रिजल्ट हम करेंगे. इंपॉर्टेंट थ्योरम है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? अगर स्मॉल एफ इंटीग्रेबल हो क्लोज्ड इंटरवल पर और कैपिटल एफ स्मॉल एफ का प्रिमिटिव हो, यानी ये दोनों रिजल्ट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं. फंक्शन इंटीग्रेबल है और फंक्शन के पास प्रिमिटिव है. दोनों अलग से हमें दिए गए हैं. अगर ऐसा होता है then integral a to b f dx is equal to capital F of b minus capital F of a. कि बेसिकली अगर ये दोनों चीजें इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करें, फंक्शन की इंटीग्रेबिलिटी और फंक्शन के पास प्रिमिटिव होना, तब इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल होगी? कैपिटल एफ के. और फिर हम जब लिमिट्स लेंगे तो इट इज कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए. So let us prove this result. Simple one. फंक्शन के पास प्रिमिटिव है. स्मॉल एफ का प्रिमिटिव क्या है? कैपिटल एफ. तो प्रिमिटिव की डेफिनेशन से एफ डैश एक्स कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए. फाइन. नाउ कंसिडर ए पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी. अब हम आरएच सब इंटरवल लेंगे XR-1 से XR और उस पर फंक्शन कंसिडर करेंगे कैपिटल एफ. और इस चीज को देखो, कैपिटल एफ फंक्शन पूरे इंटरवल पर डिराइवेबल है तो उसके हर एक पार्ट पर भी क्या होगा? डिराइवेबल होगा. तो कैपिटल एफ विल बी डिराइवेबल ऑन आरएच सब इंटरवल और डिराइवेबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होता है. तो कैपिटल एफ क्लोज्ड इंटरवल पर डिराइवेबल भी है, साथ में कॉन्टिन्यूस भी है. और ये कंडीशंस होती हैं कौन सी थ्योरम की? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की. लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम रिकॉल करा दूं जल्दी से आपको. अगर फंक्शन f डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी
Second, is derivable on open interval AB. Then there exists C belonging to open interval AB such that f dash C is equal to f of B minus f of A upon B minus A. तो वो रिजल्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कौन से फंक्शन के लिए, कैपिटल एफ के लिए, क्योंकि कैपिटल एफ डिराइवेबल है. कहाँ डिराइवेबल मैंने लिया, आरएच सब इंटरवल पर. तो आरएच सब इंटरवल पर मुझे एक पॉइंट मिलेगा जिसको किससे डिनोट किया है, एक्स आर से, कि कैपिटल एफ का डेरिवेटिव एक्स आर पर किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 अपॉन एक्स आर माइनस 1. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस टर्म को राइट साइड पर ले गए और साथ ही मैंने क्या यूज किया कि कैपिटल एफ का डेरिवेटिव होता है स्मॉल एफ. राइट, नाउ वी टेक समीशन ऑन बोथ साइड, समीशन आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n. अब देखो इस चीज को रिकॉल करो, ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ सब इंटरवल taking summation r from 1 to n. This is nothing but Riemann sum जिसको हम SFP लिखते हैं. SFP आ गया यहाँ पर राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे इसको ओपन करो. जब हमने r को 1 पुट किया तो क्या आएगा, f of x1 माइनस f of x0. r को 2 पुट किया क्या आएगा, f of x2 माइनस f of x1. ऐसे ही चलते जाएंगे. जब आप r को n पुट करेंगे लास्ट टर्म इज f of xn माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1. यहाँ पर क्या क्या कट जाएगा, एफ ऑफ x1 कट जाएगा, ऐसे ही एफ ऑफ x2 कट जाएगा. इन द एंड मेरे पास सिर्फ दो टर्म्स बचेंगी, एक एफ ऑफ xn माइनस एफ ऑफ x0. राइट, और राइट हैंड साइड पर एस एफ पी है, xn है b और x0 क्या है a. तो आई गेट एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a इज एस एफ पी. ठीक है, अब इसके आगे दो तरह से हम इसको प्रोसीड कर सकते थे, अभी मैंने बुक वाला फॉलो किया है. अदरवाइज अगर आप लोगों को याद हो, अगर कोई फंक्शन f क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर इंटीग्रेबल होता है तो इंटीग्रल a टू बी एफ डी एक्स इज लिमिट ऑफ रीमान सम, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी एस एफ पी. सेकेंड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हमने इसी मेथड से सॉल्व किए थे. तो अगर मुझे करना हो तो बेसिकली आई कैन टेक लिमिट ऑफ बोथ साइड्स. राइट हैंड साइड की लिमिट बन जाएगी वैल्यू ऑफ इंटीग्रल और लेफ्ट हैंड साइड में n है ही नहीं तो वो एज इट इज आ जाएगा. एंड दिस विल प्रूव दैट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. अब एक बार मैं आपको बुक वाला भी बता देती हूँ, बुक में हमने कैसे लिखा हुआ है. एस एफ पी इट ऑलवेज लाइज बिटवीन लोअर सम एंड अपर सम. एस एफ पी की हमने वैल्यू पुट कर दी. अब देखो ये रिजल्ट किसी भी पार्टीशन के लिए होल्ड कर रहा है, किसी भी पार्टीशन के लिए होल्ड करेगा मीन्स इट होल्ड्स फॉर एवरी पार्टीशन. व्हेन इट होल्ड्स फॉर एवरी पार्टीशन इट विल होल्ड फॉर इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड फॉर इट्स लीस्ट अपर बाउंड. और लोअर सम्स का लीस्ट अपर बाउंड लोअर इंटीग्रल, अपर सम्स का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अपर इंटीग्रल. राइट, ये आ गया. अब क्योंकि फंक्शन इंटीग्रेबल है तो लोअर और अपर इंटीग्रल इक्वल, दे आर बोथ इक्वल टू वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल. रिप्लेस कर दिया तो what I get, a is less than equal to b, b is less than equal to a. This means these two are equal. Fine. So this proves that integral a to b f dx is f of b minus f of. Fine. Now we do the last result which we have to discuss in this chapter, that is generalized mean value theorem. फिर से ये भी by name theorem है तो इनकी आपने statement भी याद रखनी है. क्या कहता है ये रिजल्ट कि if f and g are two integrable functions on closed interval ab and g keeps the same sign over the interval ab. इस लाइन का क्या मीनिंग है कि g का साइन थ्रू आउट सेम होना चाहिए, यानी g या तो थ्रू आउट पॉजिटिव होगा या थ्रू आउट नेगेटिव होगा. राइट, then there exists a number lambda between the bounds of f on closed interval ab such that integral a to b f g dx is equal to lambda times integral a to b g dx. बहुत बहुत सिंपल रिजल्ट है. इसका भी यूज हम करते हैं टू एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रल. यू विल सी. देखो सबसे पहले मुझे ये गिवन है कि g का साइन थ्रू आउट सेम है
तो what I assume, let us suppose that g is throughout positive. g of x is greater than equal to 0 on this interval a b. फिर स्मॉल f फंक्शन के मैंने बाउंड्स ज्यूम कर लिए. स्मॉल m is greatest lower bound of f and capital M is least upper bound of f on the interval a b. Right? So what I get, f of x is greater than equal to small m, less than equal to capital M for every x belonging to interval a b. फिर क्या किया, थ्रू आउट हमने जी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और क्योंकि जी एक्स पॉजिटिव है तो इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा. यहाँ पर आप चाहे लिख भी देना ब्रैकेट में, बिकॉज जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. राइट? अगर जी एक्स हम नेगेटिव लेते तो यहाँ आप इनइक्वालिटी के साइन को बदलते. ये लेस देन किस में बदल जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू. राइट? चलिए, पहली बात ये आ गई. फिर हम थ्रू आउट इंटीग्रेट कर देंगे a से लेकर b तक, और क्योंकि b इंटरनल ग्रेटर देन इक्वल टू a होता है तो यहाँ पर भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा. तो आई हैव इंटीग्रल a टू b mg dx लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल a टू b fg dx लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल a टू b कैपिटल M g dx. फिर ये स्मॉल m इंटीग्रल साइन के बाहर आ गया, यहाँ कैपिटल M इंटीग्रल साइन के बाहर आ गया. और ये जो इनइक्वालिटी आई है इसको भी आपने बॉक्स में ही कर लेना है, क्योंकि जब हम सम्स में एस्टिमेशन के लिए यूज करेंगे, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का इंटीग्रल मुझे एस्टिमेट करना होगा, तो दिस रिजल्ट आई शैल बी यूजिंग. इसको आपने अच्छे से बॉक्स में कर लेना अपने नोट्स में कि वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ एफ जी विल लाई बिटवीन स्मॉल m टाइम्स इंटीग्रल ऑफ g एंड कैपिटल M टाइम्स इंटीग्रल ऑफ g. फिर स्मॉल m एंड कैपिटल M आर बाउंड्स ऑफ f. राइट? तो क्या आ गया मेरे पास कि एफ जी की जो इंटीग्रल है वो जी के इंटीग्रल के मल्टीपल्स के बीच में लाई कर रही है. तो इसको हम जनरलाइज करके इस तरह से लिख देंगे दैट इंटीग्रल a टू b f g dx इज लैम्डा टाइम्स इंटीग्रल a टू b g dx फॉर सम लैम्डा लाइंग बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M, एंड दिस विल प्रूव माय रिजल्ट. तो यहाँ पर आकर के हमारे सारे रिजल्ट्स प्रूव हो गए. वी कैन डिस्कस अदर टू केसेस ऑल्सो, लेकिन उनको करके दिखाने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट सिंपली राइट वी कैन प्रूव द केस फॉर द फंक्शन टू बी नेगेटिव और b टू बी लेस देन और इक्वल टू a. मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स जो भी जरूरी थे वो सब हमने कर लिए हैं. इसके अलावा कुछ एक और रिजल्ट्स हैं, अगर आप लोग बहुत डिटेल में उनको करना चाहते हैं देन डू योरसेल्फ. जो पॉइंट आपको समझ नहीं आता यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी. तो यहाँ पर आकर हमारा आर्टिकल वर्क सारा खत्म हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में वी शैल बी स्टार्टिंग विद लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज 1.3. इन सारे रिजल्ट्स को अच्छे से करो. कुछ भी पूछना है अगेन यू कैन ऑलवेज डिस्कस द डाउट्स विद मी. ओके, सो डू दिस, मस्ट राइट. बार बार कह रही हूँ इन सभी नोट्स को आपने लिखना है, बार बार लिख कर देखना है ताकि आपका पक्का हो जाए. ठीक है, सो डू इट सो फार. उससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें.